नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे जैसे कि हमने फ्री जीएस बैच के एक मिशन की शुरुआत की, जिसमें हम लोग इतिहास खंड या अपनी हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। और अभी जो हम चला रहे हैं, इसमें हम प्राचीन इतिहास के संदर्भ में बातें कर रहे हैं और इसका क्लास संख्या आपकी 6 है। इस छठी क्लास में हमने जो है काफ़ी सारी चीज़ों को सीखना है। वैसे अभी तक का जो हम लोगों ने बातचीत किया था, इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता की काफ़ी सारी चीज़ों को देख लिया था। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में हमने कहाँ तक देख लिया था, तो इसमें आपकी नगर विशेषता को देख लिया था, इसकी उत्पत्ति देख ली थी, कहाँ पे कैसे चीजें बनी हैं, उन सारी चीजों को देख लिया, कैसे नामकरण किया गया, C14 के द्वारा एज के निर्धारण क्या होता है उसको देख लिया, काफी सारी चीजें हमने देख ली थी। आज हम सिंधु घाटी की कुछ अन्य विशेषताओं की चर्चा करते हैं। अन्य विशेषताएं क्या है? अन्य विशेषताओं में ऐसी विशेषताएं जो आपको हमेशा याद रखनी है, जो आपके पेपर में पूछी जाती। जैसे कि सामान्य तौर पे अगर हम बात करें, तो एक आपका राजनीतिक हो जाता है, राजनीतिक विशेषता। और वहीं पे अगर दूसरे एक नंबर की बात करते हैं, तो आपकी सामाजिक विशेषता, समाज की कौन कौन सी विशेषताएं थी। इसके बाद आपकी धार्मिक विशेषता है, धार्मिक विशेषता को याद रखना। इसके अलावा आपकी आर्थिक विशेषता, ईटीसी, अन्य ऐसी कई सारी विशेषताएं हैं। तो हम इतने जो आपके कैटेगरी हैं, इनके कैटेगरियों में आपको ये डिवाइड करके चीजों को यहाँ पे क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो टोटल 4 कैटेगरी में हम इसे पाठ कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। इसमें हम पहले कुछ चीजों को देख ले रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि कौन सा स्थान कहाँ पे पाया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपका पूरा मैप मैंने एक यहाँ पे लगा रखा है। अब अगर इसकी हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का पूरा दिया गया है, ये आपका पूरा एरिया दिया गया है, तुर्कमेनिस्तान दिया गया है, अफगानिस्तान दिया गया है, और ये पूरी इंडिया इंडस जो वैली है, ये आपका पूरा जो है सिंधु नदी घाटी जो है, इसके पूरे क्षेत्र को यहाँ पे दिखाया है। तो सबसे ज्यादा जो स्थल मिले हैं, ये इसी सिंधु नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में ही मिले हुए हैं। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे कि ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, ये आपका आलमगीर को है, इसको यहाँ पे आपको याद रखना है। अब जैसे मांडा की बात करेंगे, तो मांडा आपका पूरा आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो पूरा उत्तर में हो गया। ये आपका यहाँ पे देखिए मांडा दिखाया जा रहा है, ये आपका मांडा हो गया। ये सबसे जो है आपका उधर का एरिया हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका दैमाबाद हो जाता है, जो सबसे लास्ट एरिया आपका यहाँ पे हो जाता है, और ये आपका सुतकांगे डोर, ठीक। तो यहाँ तक कि ये एरिया आपका इस तरह से पूरा डिवाइड है। ये कालीबंगा हो गया, ये आपका जो है चौहंदरू हो गया, ये मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक। इस तरह से देखिए सारे आपके स्थल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो क्योंकि बनाना आपको मेहनत नहीं पड़ेगा। अगर हो सके तो इसे प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा, आपके पास रखा रहेगा। ये आपके प्रमुख स्थल हो गए। इसके अलावा ये देखिए, ये मूर्ति है, इसकी प्राप्ति हुई है। प्राप्ति अगर कहें कहाँ से हुई है, तो ये आपके मोहन मोहन जोड़ों से हुई। देखिए बेटा, ये क्या है, ये वास्तविक है, ये क्या है, ये वास्तविक है। तो जब बेटा आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर ये वास्तविक है, तो आपने इसको क्यों लगा रखा। इसको अभी क्या किया गया है, इसको एनसीईआरटी एनसीईआरटी के द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है, और इस रूप में उसे प्रस्तुत किया गया। परिवर्तन क्या किया गया, बहुत सामान्य सा परिवर्तन किया गया है। वैसे इस परिवर्तन को हम इतना वो भी नहीं कहेंगे कि बहुत गलत परिवर्तन कर दिया गया है। इसमें जो है इसको वस्त्र पहनाए गए, यहाँ पे ये नग्न अवस्था में, यहाँ पे क्या है, इसे वस्त्रों का धारण करवा दिया गया है कि आपका जो है एक डिग्निटी बनी रहे। तो इसमें कोई भी ऐसी असहज चीज नहीं, लेकिन हाँ ये है कि जो वास्तविक स्थिति है उससे भी आपको परिचित होना चाहिए कि क्या प्राप्ति हुई है उस संदर्भ में। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। एनसीईआरटी का ये परिवर्तित रूप है, जो वर्तमान समय आप किताबों में देखेंगे। हो सकता है आगे के समय में यही रूप आपको देखने को भी मिले हर एक जगह। तो क्लियर, इस चीज को यहीं पे आपको याद रखना है। चलते हैं हम अगले चीज को देख लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, ये सिंधु घाटी की लिपि के बारे में है। ये आपकी लिपि है। लिपि इसकी कैसी रहती है, लिपि यहाँ पे बेटा आपकी चित्रात्मक रहती है, चित्रात्मक लिपि है। और इसको अभी तक का पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका है, नहीं जा सका। अब देखिए, इसमें खुद आप नहीं जान पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है, क्या ये कहना चाहते हैं, इस शब्द का क्या मतलब। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चित्र यहाँ पे बना हुआ है, तो इसका क्या अर्थ है, इस चीज को हम यहाँ पे नहीं जान सकते। और वहीं पे अगर बात करते हैं, ये क्या लिखा गया है, ये आपकी सैंथो मोहर है। ये एक श्रृंगी पशु है, एक श्रृंगी पशु।
ये देखिए इसकी एक सींग ही दिखाई गई। इस तरह की असंख्य मूर्तियों की प्राप्ति आपकी हुई है, तो इस चीज़ को यहाँ पे क्या रखना है, आपको याद रखना है। साथ में ये देखिए माता देवी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, इस चीज़ को हमने पहले ही आपको दिखा दिया है। ये पशुपतिनाथ जी की मोहर मिली है, मोहनजोदड़ो से ही मिली है। ये भी मोहर है आपकी, इसको याद रखिएगा। साथ में कालीबंगा जो स्थल है, यहाँ से आपकी चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, जो कि श्रृंगार का एक साधन के रूप में हम इसे जानते हैं। यहाँ पे ये आपका हड़प्पा का अन्नागार है। अन्नागार मतलब यहाँ पे जो है स्टोर की जाती थी, जब आपकी संपत्ति उत्पत्ति होती थी तो आपकी किसी आपदा में उस चीज के खर्च किया जा सके, इसके लिए यहाँ पे अनाज वगैरह को सुरक्षित रखा जाता था। इसलिए हड़प्पा का सबसे बड़ा अन्नागार के रूप में इसे आपको यहाँ पे याद रखना है, इस चीज को याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये देखिए विशाल स्नानागार है, ये आपका स्नानागार दिखाया गया है। आपने पढ़ा काफी होगा कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन स्नानागार कैसा है यहाँ पे मैंने आपको ये दिखा दिया, ये पूरा स्नानागार बना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कनिष्क जी ने जो है एक स्तूप का भी निर्माण करवाया है, उस स्तूप को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बनावली से जो कुएं का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपके ये हैं, और साथ में कालीबंगा से बेलनाकार जो मोहरें मिली हैं। ये मोहरें कैसी हैं, बेलनाकार। अगर किसी को कहीं पे लगानी होती तो लगा रख के इसके बाद इसको रोल आउट किया जाता था। रोल आउट होने के बाद में ये पूरी तरह से प्रिंट हो जाती थी। ये कहीं अन्य जगहों पे नहीं होती हैं। सबके अपने अपने प्रतीक होते थे किसी चीज को सील करने, क्योंकि जैसे व्यापार होता है तो व्यापार में अगर भ्रष्टाचार की आज बात करें या प्राचीन समय में बात करें तो भ्रष्टाचार हमेशा मौजूद रहा है। तो उसके लिए उसी से बचने के लिए लोग सील का प्रयोग करते हैं। सील क्या होती है, अगर मान लीजिए किसी पैकेट को पैक कर दिया गया, ये पैकेट पैक्ड हो गया और यहाँ पे एक सील लगा दी गई, एक मोहर लगा दी गई, तो अब इसको खोला नहीं जा सकता। अगर खोला जाएगा तो पता चल जाएगा कि इसे खोला गया है। तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। क्लियर बेटा, इतनी सारी चीजें हो गई। अब हम चलते हैं अपने पहले कंसर्न पे, और पहली चीज यहाँ पे देखते हैं, पहली अब विशेषता की देखते हैं। तो हम किसकी विशेषता देखेंगे, हम राजनीति की विशेषता देखेंगे। किसकी, राजनीतिक विशेषताओं की हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सी राजनीतिक विशेषता यहाँ पे थी, तो यहाँ पे आपको पहली चीज तो ये याद रखना कि यहाँ पे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। ये इसका पहली बात है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, स्पष्ट जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। जब स्पष्ट जानकारी नहीं तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे राजा होते थे या महाराजा होते थे, या आज के समय जो नेता है, राजनेता है, वो होते थे। तो ऐसा हम कुछ भी इसमें बता फिलहाल नहीं सकते, क्योंकि स्पष्ट जानकारी नहीं। लेकिन हम कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो अनुमान यहाँ पे जरूर बताए जा सकते हैं। जैसे कि जो शासन है, ये शासन किनके हाथों में था, तो ये कहा जाता है कि पुरोहितों का, पुरोहित व व्यापारी, व्यापारी के हाथों में, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे और बात करते हैं, तो इसमें कैसी व्यवस्था थी, यहाँ पे क्या अस्त्र शस्त्र भी था। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आपको दो बिंदु याद रखने हैं, एक तीसरा एक चौथा। तीसरे चौथे में क्या है, यहाँ पे चाहे महल आपसे पूछे कि क्या किसी प्रकार का महल मिला है, तो महल की भी कोई जानकारी नहीं। और शास्त्र, और यहाँ पे जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र, इन्हें हम हथियार कह सकते हैं, हथियार। तो इन दोनों चीजों को यहाँ पे अभाव देखा जा सकता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के ऐसे साक्ष्य नहीं, अभाव रहा है या प्राप्त नहीं, साक्ष्य नहीं मिले, साक्ष्य प्राप्त नहीं, प्राप्त नहीं। अगर होंगे भी तो ऐसा हमें फिलहाल जितने साक्ष्य मिले उन साक्ष्यों से ऐसा नहीं बताया जा सकता कि यहाँ पे महल और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होता। क्लियर है, यहाँ तक का किसी को कोई समस्या तो नहीं। अगर समस्या नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले हम पॉइंट पे चलते हैं। और जो अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, ये है सामाजिक व्यवस्था। यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में हम देखते हैं, ये आपकी सामाजिक व्यवस्था ही है। सबसे ज्यादा जो हमें चीजें याद करनी रहती हैं, ये तो समाज में याद करनी रहती है, ये तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थ यानी कि आर्थिक व्यवस्था, उसमें याद है। सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो पहला बिंदु यहाँ पे आपको ये याद रखना कि यहाँ की व्यवस्था जो है बेटा आपकी मातृ सत्तात्मक थी। कैसी, मातृ सत्तात्मक। अब ये व्यवस्था क्या है, आखिर इसका अर्थ क्या है, तो देखिए भाई, मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक दो व्यवस्थाओं का आपको जिक्र मिलता है। जब आप आगे बढ़ेंगे या काफी सारी चीजें पढ़ेंगे तो वहां पे मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेंगे।
मातृ सत्तात्मक में ये होता है कि इसमें स्त्री को प्रधान दिखाया जाता है। पितृ सत्तात्मक में क्या होता है, एक जो पुरुष होता है पुरुष को प्रधान रखा जाता है। तो ये मातृ सत्तात्मक यहाँ की व्यवस्था थी। तो ये इसमें मतलब क्या होगा, सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर अब स्त्री प्रधान समाज हो जाए, कहीं ना कहीं आपकी इसमें स्त्रियों को प्रधानता दी जाएगी। अब कैसे मिली यहाँ पे, किन किन साक्ष्यों से हमें ये लगा, तो इसमें पहली चीज जो आपकी मातृ देवी है, मातृ देवी की जो मूर्ति प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से। हम्म, जोड़ों से, इस चीज को याद रखना। इसके साथ में एक चीज यहाँ पे और प्राप्त हुई है जिसे हम उर्वरता की देवी कहते हैं, उर्वरता की देवी, इस चीज को भी याद रखना। ये कहाँ से प्राप्त हुई है, आपके हड़प्पा से प्राप्त हुई, ये आपके हड़प्पा से होगी। तो यहाँ पे ये दो बिंदु आपको अच्छे से याद रखने, किसी को कोई यहाँ पे कंफ्यूजन तो फिलहाल होगा नहीं। ठीक, ये दो सामान्य सी चीजें आपकी हो गई। अब यहाँ पे एक बिंदु और आता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, यहाँ की वर्ण व्यवस्था। कहा गया कि यहाँ की वर्ण व्यवस्था कैसी है, तो देखिए बेटा यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का जो हमें देखने को मिलती है, लेकिन वर्ण व्यवस्था भी यहाँ पे कैसी थी, तो यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था है ये आपकी कर्म आधारित व्यवस्था थी। वैसी व्यवस्था थी, कर्म आधारित यहाँ की व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण अनुमानित है। यही आगे चल के आप उसमें भी देखेंगे, जो आपकी जो है वैदिक काल है, वैदिक काल में तो ये स्पष्ट तौर पे पता चलता है। यहाँ पे क्या है, कर्माधारित है, ये स्पष्टता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे नहीं, लेकिन हाँ जब आगे की सभ्यता आती है तो वहां पे हम इस चीज को देखते हैं। अब ये जो 4 वर्ण है इसमें अनुमानित है, ये 4 वर्ण आखिर कौन कौन से, तो यहाँ पे पहला जो वर्ण आपका आता है ये आता है पुरोहित का, पहला आपका पुरोहित का आ गया। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा आपका व्यापारी वर्ग आ जाएगा जो व्यापार करता है। और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा आपका श्रमिक वर्ग आ जाएगा जो श्रमिक है यहाँ का, श्रमिक वर्ग हो गया। इसके अलावा आपका जो एक आता है ये शिल्पी होता है, जो चीजों को बनाने का कार्य करता है, शिल्पी, शिल्पी हो गया। अब देखिए शिल्पी में क्या है, यहाँ पे एक जो विशेष बात होती है, यहाँ पे एक कमसीरा है, इसका विशेष होता है, कमसीरा का विशेष, ये चीजें हो गया। तो ये टोटल आपके 4 ऐसे चीजें हो गई जो आपके उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे चलते हैं। यही आपका समाज के अंतर्गत ही यहाँ पे भोजन की बात करते हैं। किसकी हमने बात किया, हमने कहा यहाँ का भोजन का। ये आपका कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये आपका तीसरा बिंदु हो जाएगा, भोजन। तो भोजन के मामले में यहाँ पे शाकाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों रूप यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मांसाहारी, दोनों रूप। यहाँ पे दोनों रूप देखने को मिल गए। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे आभूषण वगैरह कि आभूषण वगैरह कैसे प्राप्त हुए, तो आभूषण भी यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 नंबर जो पॉइंट हो जाएगा आभूषण। तो आभूषण में आपको यहाँ पे दोनों, चाहे स्त्री हो, स्त्री व पुरुष, ठीक, दोनों करते थे, दोनों करते थे। आभूषण मतलब पहनते थे, करते थे या पहनते थे, दोनों एक ही चीजें हो जाएंगी, पहनते थे। इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। इसके अलावा आपका एक फैक्टर और यहाँ पे पूछा जाता है, वो होता है मनोरंजन। क्या यहाँ पे मनोरंजन के भी कुछ साक्ष्य मिले, तो बिल्कुल बेटा मनोरंजन के साक्ष्य मिले हैं। वो चाहे कोई भी समाज हो, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई साधन मनोरंजन के रहेंगे ही। जैसे वर्तमान समय में भी हम बात करते हैं तो मनोरंजन के लिए आप मूवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, रील्स देखते हैं, तो उसी तरह से मनोरंजन के साधन में क्या क्या चीजें मिली हैं, तो यहाँ पे कई सारी चीजें मिली। जैसे कि अगर सिंपल से हम कुछ चीजों की बात करते हैं, जैसे कि आपका पासा खेलना, ये एक चीज हो जाता है। इसके अलावा आपका नृत्य, जिसे नर्तकी की मूर्ति मिली है, उसकी बात करते हैं, आपका वो हो गया, नृत्य हो गया। ठीक, शिकार है, शिकार है। इसके अलावा आपका पशुओं की लड़ाई है,
पशुओं की लड़ाई, ये भी देखने को मिली। तो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। जैसे नर्तकी की मूर्ति की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको नर्तकी की मूर्ति दिखाई हुई है। ये क्या है? ये आपकी नर्तकी की मूर्ति है। नर्तकी की मूर्ति। तो इस चीज़ को यहाँ पे याद आपको रखना। ठीक है बेटा? यहाँ पे ये आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक का? तो यहाँ पे देखिए, जो समाज था, समाज में टोटल इतनी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक? यहाँ तक क्लियर हो गए? अब देखिए 2 कॉन्सेप्ट आपके बचे हुए हैं। एक आपका बचा हुआ है धार्मिक और एक आपका बचा हुआ है आर्थिक। इन दोनों को कॉन्सेप्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और साथ में एक चीज़ और कहेंगे, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे चैनल को पहली चीज़ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बेल आइकन जो है दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको इसके लेटेस्ट वीडियो नहीं मिल पाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, बेल आइकन दबाइए और हमारे जो है चैनल को थोड़ा-सा प्रमोट करिए आप अपने स्तर से। आपकी तैयारी को मैं बेहतर बनाऊँगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन